हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल, एनसीवैब, रेगुलर कॉलेज, इग्नू या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कोल्ड वॉर को, इंटरनेशनल रिलेशन को या फिर 20वीं शताब्दी के इतिहास को पढ़ रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमने अब तक आप लोगों को शीत युद्ध का क्या अर्थ है, शीत युद्ध की क्या प्रकृति है, वो बता दिया है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे शीत युद्ध के पहले चरण की और उसकी प्रमुख घटनाओं की। तो आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलेगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स को हमसे इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। बाकी आप हमसे अपने जो व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर करा सकते हैं। बाकी स्टडी ग्रुप का चैनल का जो लिंक है वो भी आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे शीत युद्ध का जो पहला चरण है इसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में, और साथ ही साथ शीत युद्ध के चरणों को मोटे तौर पर कैसे विभाजित किया जाता है ये भी बात करेंगे। इसके अलावा वैसे हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 7 चरण होते हैं। तो 7 चरण अलग से मैं बताऊंगा कि 7 चरण क्या है। यहाँ पर मैं पॉलिटिकल के प्रोस्पेक्टिव में बता रहा हूँ, लेकिन जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को देखें क्योंकि पूरी आपकी भी हेल्प करेगी। पहला चरण दोनों में सेम ही है। तो नाउ यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चरण है जो शीत युद्ध का जो पहला चरण है वो कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1947 से शीत युद्ध शुरू हुआ। कहने के लिए तो ये बात कही जाती है कि 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो प्रथम विश्व युद्ध, कहने के लिए तो ये भी कहा जाता है कि जैसे ही 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद से ही शीत युद्ध शुरू हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। शीत युद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1947 से शीत युद्ध को शुरू माना जाता है, और 1991 यानी सोवियत संघ का जब तक विघटन नहीं रहा तब तक शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा रहा? हावी रहा। और अपने इस अवधि के दौरान में हम क्या देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान में बहुत सारी घटनाएं घटी, अलग अलग प्रकार की। कभी शीत युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कभी नेतृत्व परिवर्तन हो जाता है, कभी दोनों के बीच में, दोनों तरह के देशों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में समझौते होने लगते हैं, तो कभी फिर से तनाव बढ़ जाता है। तो इस आधार पर हमने उसको अलग अलग चरणों में विभाजित किया है। आज हम इसके पहले चरण की घटनाओं को पढ़ेंगे जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस अवधि में अगर हम देखें ये चरणें जो हैं, जितने भी जो चरण हैं इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए हम कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला चरण हम बात करें तो कब से कब है? 1946 या 1947 या 1945, आप जो भी कह सकते हैं, उससे लेकर 1953 तक। दूसरा चरण 1953 से 62 तक। तीसरा चरण 1963 से लेकर 1979 तक, और चौथा चरण 1979 से 1985 तक, और पांचवा चरण जो है अगर हम बात करें 85 से लेकर 91 तक। तो ये कुछ चरण रहे। अब इसमें सर एक चरण की अलग अलग घटनाएं, जब बाकी मैं आपको और चरण पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले चरण की बात करते हैं। तो ये चरण माना जाता है कब से कब तक है? 1946 से लेकर 1953 तक चला, और ये लगभग दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गया था। कब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गया इसमें। और ये कब तक चलता है? तो ये स्टालिन की मृत्यु तक चलता है। और इस काल को क्या कहें? अब इस काल में विश्व स्तर पर जो दोनों देशों के बीच में जितनी भी प्रतिस्पर्धाएं हुई, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, उनकी प्रमुख घटनाओं को हम इसके अंदर संकलित करते हैं या फिर रखते हैं। यह चरण अमेरिका और सोवियत संघ के दोनों देशों के नेतृत्व परिवर्तन तक चला, और इसीलिए इसे नेतृत्व परिवर्तन का दौर भी कहा जाता है। नेतृत्व परिवर्तन के दौर तक ये घटनाएं चलती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, तो आप लोगों को एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ये चरण कब तक चला? जब तक अमेरिका और सोवियत संघ के दोनों देशों के नेतृत्व में परिवर्तन नहीं आ गया। नेतृत्व में परिवर्तन आने का मतलब है दोनों देश के जो प्रमुख नेता हैं, जैसे आपने देखा स्टालिन है, स्टालिन की जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक ये जो है दौर चलता है। इस चरण में वैश्विक कुछ पुनर्गठन हुए, बहुत सारे बदलाव हुए। उन सभी पुनर्गठन या उन सभी बदलाव के बारे में बात करेंगे। इस समय जो शीत युद्ध था वो प्रचंड रूप से दिखाई दिया, और इसमें दोनों महाशक्तियाँ अपनी पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही थी या एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष में रही। हालांकि दोनों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, परंतु इसने शीत युद्ध ने पूरी दुनिया को क्या दिखा दिया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव किस हद तक जा सकता है ना। इसकी घटना की शुरुआत होती है चर्चिल के फुलटन भाषण से। अब ये वेस्टर्न चर्चिल कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, मार्च 1946 में अमेरिका में फुलटन स्थान पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वेस्टर्न चर्चिल, उन्होंने एक भाषण दिया था।
जिसके बाद में शीत युद्ध उत्पन्न होना स्वाभाविक हो गया था। अब आप बोलोगे भाषण दिया था और उसके बाद शीत युद्ध कैसे शुरू हो गया? तो शीत युद्ध में उन्होंने कुछ खास भाषण में बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें तानाशाह के स्थान पर लोकतंत्र और पूंजीवाद को लाना होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ तानाशाह का मतलब सोवियत संघ को, जो सोवियत संघ की शासन व्यवस्था थी समाजवादी, इसको ख़त्म करके हमें पूरी दुनिया में अपनी व्यवस्था लोकतंत्र और पूंजीवाद का प्रचार प्रसार करना होगा, जिससे दुनिया को तानाशाह से बचाया जा सके। अब भाई इस बात की जो भाषण था, इससे बहुत ज़्यादा क्या हुआ कि भाई सोवियत संघ को बहुत ज़्यादा खीस लगी, यानी इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, या बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इस बात से वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए। और सोवियत संघ के नेता की आपसी नाराज़गी इस भाषण के बाद में दिखाई देनी शुरू हुई। दोनों के आपसी संबंध जो है बहुत तेज़ी से खराब होने शुरू हो गए, और इस वजह से अगर हम देखें तो क्या होता है, शीत युद्ध को बढ़ावा मिलता है। ये शीत युद्ध के दौर की सबसे पहली घटना थी जिसने शीत युद्ध को बढ़ाया। अगली बात करेंगे हम ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मार्च 1947 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था ट्रूमैन, इन्होंने एक नीति की घोषणा करी और इन्होंने ये कह दिया कि हम समाजवाद के प्रचार प्रसार को रोकने की कोशिश करेंगे। यानी डायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि हम जो सोवियत संघ की जो विचारधारा है उसको हम रोकेंगे, और पूरी दुनिया पर हम अपने लोकतंत्र को और पूरी दुनिया पर हम अपने पूंजीवाद को बढ़ाएंगे। क्योंकि जो ये समाजवाद है पूरी दुनिया में अशांति है, ये पूरी दुनिया में अशांति का कारण बनती है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इसके लिए, जो भी देश चाहता है कि भाई सोवियत संघ के चंगुल से निकलना, तो अमेरिका उन सभी देशों की क्या करेगा, मदद करेगा। इसमें तुर्की, ईरानी, यूरोप में यूनान जैसे देशों में जो सोवियत संघ के जो कब्जे थे, उन कब्जों से ट्रूमैन ने कहा था कि अगर आप निकलना चाहते हो तो इसके लिए हम अब ना केवल आपको आर्थिक लाभ देंगे, बल्कि हम आपको सैन्य मिलिट्रेंस भी प्रोवाइड कराएंगे। इससे दोनों देशों के बीच में संबंध और खराब हो गए। और ट्रूमैन जो सिद्धांत था, इसने आग में घी डालने का काम किया। यानी संबंध तो पहले से ही खराब थे सोवियत संघ के और अमेरिका के, और इस भाषण से ये और ज़्यादा, या इस सिद्धांत से ये और ज़्यादा क्या हो गया, संबंध बिगड़ गया। अगला है मार्शल प्लान या मार्शल योजना। अब ये मार्शल प्लान या मार्शल योजना है क्या, पहले आप इसको समझिए। तो अप्रैल 1947 में अमेरिका के जो विदेश सचिव थे, जिनका नाम था, विदेश मंत्री कह सकते हो, जॉर्ज मार्शल, उनके द्वारा अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, उनके सामने एक प्रस्ताव रखा गया। और इनमें कहा कि भैया हमें क्या करना पड़ेगा, यूरोप में, जो यूरोप है उसके पूर्वी यूरोप में अगर हम देखें तो जो सोवियत संघ का समाजवाद है वो व्यवस्था बहुत ज़्यादा फैल रही है। हमें साम्यवाद से बचाने के लिए दुनिया में क्या करना होगा, हमें दुनिया में पूंजीवाद को फैलाना होगा। इसके लिए हमें, इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक प्रस्ताव रखा मार्शल योजना का, कि वो देश जिनकी अर्थव्यवस्था युद्ध की वजह से बहुत ख़राब हो चुकी है, या वो देश जो पूंजीवाद या समाजवाद में भेद करके पूंजीवाद को अपनाना चाहते हैं, तो हमें ऐसे देशों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि वो पश्चिमी गुट में शामिल हो और हम और ज़्यादा ताकतवर हो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सोवियत संघ में शामिल हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, सोवियत संघ आगे बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। मार्शल योजना 4 वर्षों के लिए चलाई गई थी, 1948 से लेकर 1962 तक। और इसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा मिलता है। 12 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। हालांकि इस योजना ने अपना कार्य 4 वर्ष से पहले ही पूर्ण कर लिया था, परंतु इस मार्शल योजना की वजह से एक चीज़ तो दुनिया के सामने आ गई थी कि भाई अमेरिका क्या कर रहा है, अपने गुट को या अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए सोवियत संघ के सामने अड़चन रोड़े डाल रहा है, और सोवियत संघ के साथ दूसरे देश शामिल ना हो, इसके लिए वो मार्शल प्लान या ऐसी गतिविधियों का सामना कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है बर्लिन की दीवार। बर्लिन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, बर्लिन वो प्रदेश है जिसे जर्मनी की राजधानी कहा जाता है। बर्लिन की नाकेबंदी क्या हुआ, वर्ष 1948 में। अब आप सबको पता है कि मार्शल योजना के तहत लोगों की मदद करी जा रही थी, राहत सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा था। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका ने क्या किया, पूर्वी यूरोप के देशों को भी अपनी आर्थिक और सैन्य मदद देनी चाहिए। परंतु उस समय क्या है, आप देखेंगे जर्मनी जो है उसके 4 टुकड़े हुए थे, एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, और एक अलग तरफ से ही था, इसे हम बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ। तो ये हिस्सा सिर्फ उसका था, और सोवियत संघ ने क्या किया, जर्मनी के इधर अपनी आर्मी को तैनात कर दिया था, ताकि जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये क्या ना कर सके, उस तरफ आके देशों को मदद ना कर सके, और जो यहाँ के जो मेंबर्स हैं पूर्वी यूरोप के, वो उनके साथ शामिल ना हो। तो इसीलिए बर्लिन की दीवार की गई थी। तो आपको याद रखना है कि वर्ष 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करवा दी। और बर्लिन की नाकेबंदी का अगर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
ये एक इतनी बड़ी घटना थी जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने डायरेक्टली पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में, और दोनों के बीच में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तीनों ने अपने क्षेत्र को आपस में मिला लिया और सोवियत संघ को अलग थलग रखा था, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। अलग थलग रखने की वजह से कारण क्या था? इसका कारण था समाजवादी विचारधारा, क्योंकि सोवियत संघ की जो विचारधारा अलग थी, नाकेबंदी के कारण अमेरिका और उसके सहयोग देश जो है वो उन देशों की सहायता नहीं कर पा रहे थे जिनको वो अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। इसके लिए सोवियत संघ ने सड़क, रेल और जल जितने भी परिवहन के साधन थे उस पर अपनी आर्मी खड़ी कर दी, रोक लगा दी। और अमेरिका ने भी इसके लिए कड़ा रुख अपनाया था। इन्होंने क्या किया था? एयर स्ट्राइक के जरिए दूसरे देशों को मदद पहुंचाने की कोशिश करी। इससे हमें डायरेक्टली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो भी प्रतिक्रिया चल रही थी, उस समय तनाव चल रहा था, उसको दर्शाने का प्रयास किया इस घटना ने। और दोनों के जो संबंध हम देखें तो बहुत ज़्यादा इस समय बिगड़ गए थे। अगला पॉइंट है 1949 में। 1949 में क्या हुआ? अप्रैल का महीना था। अप्रैल 1949 में अमेरिका ने एक नया सैनिक संगठन बनाया जो कि पश्चिमी यूरोप के 12 देशों के साथ मिलकर बना था। 12 देशों, जिसमें अमेरिका में लगा के 13 देश हो गए पूरे। इस पूरे संगठन का नाम था नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसके उद्देश्य क्या थे? इसके कुछ उद्देश्य थे। अगर 12 में से किसी भी देश पर सोवियत संघ या फिर उसके किसी भी सदस्य देश द्वारा हमला होता है तो 12 के 12 देश अपने ऊपर हमला समझेंगे और उसका उत्तर 12 के 12 देश मिलकर देंगे। सभी आपस में अपना आपसी सहयोग बढ़ाएंगे, आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाएंगे। अगर देखा जाए तो नाटो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ के विरुद्ध बनाया गया था, ताकि शीत युद्ध में अगर सोवियत संघ अपने आप को ताकतवर बनाकर इसके ऊपर हमला करना चाहता है या इसको कब्जाना चाहता है तो नाटो के थ्रू उसको टैकल किया जा सके। इसके बाद में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना होना। अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति होती है। उसके बाद माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, जिससे सोवियत संघ को काफ़ी लाभ मिला। और सोवियत संघ इतना बड़ा जब देश सोवियत संघ के साथ विचारधारा में शामिल हुआ तो अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगा था। अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत संघ में इतना बड़ा कोई देश शामिल हो जाए, और साथ ही साथ चीन की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भी सोवियत संघ ने जबरदस्त समर्थन किया था। अमेरिका की सभाओं में भंग करवाने में भी इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता था। सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग करते हुए बार बार अमेरिका को ऐसे निर्णय लेने से बचाया जिससे शीत युद्ध गर्म युद्ध में बदल सकता था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कोरिया संकट। कौन सा संकट है? अगला पॉइंट है कोरिया संकट। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, कोरिया संकट के बारे में। क्या है ये कोरिया संकट? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो कोरिया एक ही कोरिया था, लेकिन जैसे ही कोरिया के अंदर सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है, ये दो वर्गों में विभाजित हो जाता है, एक कोरिया उत्तर का, एक कोरिया दक्षिण का। तो कोरिया युद्ध के दौरान मुख्य रूप से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में वास्तविक युद्ध था, जिसमें अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया और सोवियत संघ ने उत्तरी कोरिया पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर अपने अपने हिसाब की सरकारें बनाने के लिए उन्हें फंडिंग दी जा रही थी, हथियार दिए जा रहे थे, या आपस में लड़ रहे थे। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर कब्जा कर लिया था। और इस मौके पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखा था, और इस पे क्या होती कि भैया उस दिन जो उस प्रस्ताव वाले दिन सोवियत संघ की गैर हाजिरी रही थी, इसकी वजह से उत्तर कोरिया के विरुद्ध में सैनिक कार्रवाई का निर्णय लिया गया। इस सैनिक कार्रवाई में अमेरिका सहित बहुत सारे देशों की सेना इसमें शामिल थी। सैनिक कार्रवाई करने के लिए चीन से रास्ता मांगा, परंतु चीन ने रास्ता देने से इनकार कर दिया, और इस तरीके से अमेरिका और चीन का युद्ध हो गया दोनों पक्षों में, जिसमें अमेरिका ने चाइना को बुरी तरीके से युद्ध में हराया, और अमेरिका ने एक नया दुश्मन भी पाल लिया जिसका नाम चाइना था। दक्षिण कोरिया की ओर से अमेरिका और सोवियत संघ उत्तरी कोरिया की तरफ से थे, और इन दोनों ने भी इस पूरी की पूरी घटना में शीत युद्ध को बढ़ावा देने का कार्य किया। अगला पॉइंट है आप लोगों के लिए NSC 68। NSC 68 क्या है? जल तथा हवाई में वार करने वाला एक हथियार है, जो कि एक जेट के रूप में आप देख सकते हो। और क्या हुआ कि भाई जिससे अमेरिका ने निर्माण किया और ये मंशा जताई क्योंकि सोवियत संघ के पास में अमेरिका की तुलना में अधिक हथियार थे, इसीलिए इस हथियार का निर्माण किया गया, और इस हथियार की वजह से दोनों के बीच में संबंध और ज़्यादा खराब हो गए, क्योंकि फिर सोवियत संघ ने भी एक के बाद एक हथियार बनाना शुरू कर दिए। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों के बीच में आपसी संबंध बिगड़ते जा रहे हैं और युद्ध जैसी हालात बनते जा रहे हैं। इसके बाद में अमेरिका द्वारा जापान से शांति संधि। अब आपको पता है 1945 में अमेरिका ने क्या किया था? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, और परमाणु बम गिराने के बाद में क्या किया कि उसकी पूरी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया।
आगे चल के 1951 में अमेरिका ने जापान के साथ में एक शांति समझौता किया, जिसके तहत ये समझौता हुआ कि अमेरिका अपनी आर्मी जो है वो जापान पर स्थापित करेगा और जापान की सुरक्षा का कार्य भी अमेरिका का होगा। परंतु इसका अमेरिका के पीछे एक अलग ही लॉजिक था कि सोवियत संघ की वो निगरानी कर सके और कल को हमला करना हो तो करीब से हमला कर सके, इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, अपनी आर्मी वहाँ पर स्थापित कर रखी है। इससे भी शीत युद्ध में वृद्धि हुई और हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स थे, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से शीत युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नाउ यहाँ पर आज की इस नई वीडियो से आई होप आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी और आप इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लिंक है, चाहे वो आपकी स्टडी के ग्रुप से है या फिर हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर हमसे आपकी कनेक्टिविटी के लिए। और बाकी मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।